जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कर्नल राजीव, वेटरन फ्रॉम इंडियन आर्मी। फौज से बाहर निकलने के बाद एक तो मैं नहीं बदला मेरा एटीट्यूड नहीं बदला। अच्छा, ब्लड ग्रुप पहले भी है ना ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव था, अभी भी ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव है। इनफैक्ट रंग और गाढ़ा हो गया। अग्निवीर को लेके ये बात आपका बिल्कुल ठीक है कि लोगों को इसके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं है। फौज को अपना काम पता है, इतना तो फौज को ग्रांट करना चाहिए। फौज को ये ना पिछले हफ्ते तो खड़ी हुई नहीं है। मैं अगर होता, मैं वे पॉलिसी नहीं देखता। मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे ये काम करना है। मैंने सुना अभी भी जमीन पे सो जाते हैं। ऑपरेशन में कब्रिस्तान में भी सोना पड़ा 2 बार, ऐसे ही मौके है। बहुत अच्छी नींद आती है। सिर्फ एक सलूट मारा जाके कि भाई आप लोग यहाँ पे हैं, तंग करने नहीं आया, थोड़ी जगह चाहिए। बंदों ने बोला भी सब जगह ठीक नहीं है, सब कहीं और सोते हैं। मैंने कहा भैया सारे सो ही रहे हैं यहाँ पे। बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लाइफ एग्जाम लेगी, आदमी पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अगर आप सिलेबस में ही आप सारी चीज ढूंढेंगे किताबों में, टेक्स्ट बुक में, तो यू आर नॉट गोइंग वेरी फार। बदलू राम का जमी के नीचे, बदलू राम का बदन जमी के नीचे है। ग्रेट जोश है भाई यार। वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, हमारे अरे, ऑनरेबल गवर्नर आई साहब। नो हम लोग 15 कोर में पोस्टेड थे। सर वाज बीजीएस दैट टाइम। वेरी फन लविंग पर्सन, हमेशा खुश रहते थे, हंसी मजाक बहुत करते थे। बट मैं सर को मिलूंगा, सरप्राइज दूंगा सर को। दौड़ने भी जा रहा हूँ चश्मा ऐसे, और जब यूज करना है तो आई जस्ट ब्रिंग इट है, और जब यूज नहीं करना तो पीछे है। स्वैग भी है इसमें। लोग बोलते हैं बट यार स्वैग नहीं है। आई एम द लास्ट पर्सन है ना हु विल डू एनीथिंग फॉर स्टाइल और स्वैग, यू नो। इट इज मोर ऑफ कन्वीनियंस। बहुत अच्छा लगा मुझे जो आपने उसमें बोला है, सोच लोकल, अप्रोच ग्लोबल। मैं उत्तराखंड हूँ। It's a great thing. I wish you, your entire team, Thank you, sir. lots of success, है ना? Thank you And very to much. entire people of Uttarakhand, and I love them so much. Thank you, God bless. thank you. तो प्रोमो में आप देख चुके हैं हमारे साथ कौन बैठे हैं, कर्नल राजीव भैरवान। बिल्कुल, बात यह है कि देखिए ये देश जो है अलग अलग बोली, भाषा, प्रांत, सभ्यता, संस्कार, संस्कृतियों और राज्यों का मेल है। कहीं से पहलवान बहुत निकलते हैं, कहीं से किसान बहुत निकलते हैं, और कुछ राज्य हैं जहां से जवान बहुत निकलते हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य उन्हीं में से एक है। नमस्कार, जय हिंद, पहला प्रणाम। मेरा नाम है आरजे काव्य, और ये ओहो रेडियो का स्टूडियो, और कर्नल राजीव आज हमारे साथ यहाँ। तो जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। ये जो जय हिंद है, आपके लिए जय हिंद के मायने क्या हैं? यार जहाँ 2 शब्द मिलकर के बनता है, एक जय और दूसरा हिंद। दूसरा हिस्सा है वो हिंदुस्तान को डिनोट करता है ना। हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो अब जय बोलते हैं तो जय हिंद, हिंदुस्तान की जय। अब हिंदुस्तान कोई एक इंसान तो है नहीं, 1.4 बिलियन है, उसमें हर इंसान आ जाता है। बट फौज का नॉर्म ये एक प्रोटोकॉल है, एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, है ना। आप जब सामने वाला कोई मिलता है, जिस तरह सिविल में समाज में लोग बोल देते हैं राम राम, है ना, वालेकुम सलाम, नमस्ते, फौज में उसी तरह से जय हिंद बोला जाता है। सीनियर जूनियर को बोलता है, जूनियर सीनियर को बोलता है। जो डेफिनेशन मुझे समझ में आई, जो ज़िंदगी मैंने जी और जो मैं प्रैक्टिस में रखता हूँ, वो ये है कि सामने वाला जब आपको जय हिंद बोले तो आवाज़ आपकी ना उससे 2 गुना ऊंची होनी चाहिए। अगर जवान आपको बोलता है जय हिंद साहब, तो पक्की बात है शीशा पहले डाउन हो जाना चाहिए। अगर आप गाड़ी में है तो आवाज़ 2 गुना ऊंची आनी चाहिए। जय हिंद। आप एक्नॉलेज करते हैं एक दूसरे को, यू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू एक्नॉलेज यस। सो जय हिंद के मायने ये है मेरे लिए, फीलिंग है, इट्स एन इमोशन एक्चुअली। देहरादून आना 20 साल बाद, 24 साल बाद? देहरादून मेरी दूसरी पोस्टिंग थी जी। पहली पोस्टिंग कुपवाड़ा में थी, और पोस्टिंग की बात करूं तो पहली पोस्टिंग जी 2000 मैं आया था यहाँ पे 2000 दिसंबर में पहली बारी। जी। और जब आया था तो फिर रातों रात मूव भी हो गया था। फिर उसके बाद में फिर ऐसा घूमना हुआ कि घूमता रहा। फिर उसके बाद में, उसके बाद अभी आया 30 सालों के बाद। जी। हाँ। और जीआर का आप हिस्सा रहे? हाँ, मेरी बटालियन इंसिडेंटली 5th बटालियन 1st गोरखा राइफल्स आज की तारीख में यहीं पे है। 24 साल के बाद में घूम फिर के यूनिट यहीं पे है आज। साथियों से मिलना हुआ? 100%। साथियों के साथ तो कभी छोड़ा ही नहीं, फौज ने कभी सिखाया ही नहीं। जी। अकेडमी से लेके बटालियन से लेकर के, इनफैक्ट जब पिछली बार आया था तो पहले यूनिट ही गया था। जी। यूनिट क्या एक मंदिर की तरह है आपके लिए। आप सर्विस में है, रिटायर हो गए, मेरे लिए मंदिर जैसा है। अगर देहरादून में आया हूँ तो बाकी जगह बाद में, बट पहले यूनिट, वहाँ मत्था टेकना जरूरी है। तो यूनिट आई थी, सेट हुई थी, बट यूनिट में जा करके लोगों से मिला, उसके बाद में फिर दूसरा काम। थोड़ा सा शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो क्योंकि माहौल जो है फौज का रहता ही है उत्तराखंड के अंदर। हाँ। कहते हैं कि हर घर से एक फौजी है, और हमारे नेचुरली ब्लड में आ जाता है। आपके साथ क्या हुआ? पैदाइश कहाँ की है, और पहली बार ख्याल कैसे की? आप तो आर्मी स्कूल से हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मैं केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय पढ़ा हूँ। विद्यालय में, केवी से। बट मेरे दादाजी आर्मी में थे। अच्छा। दादाजी 7 जाट में थे, और फादर बीएसएफ में थे। अंकल एयरफोर्स में थे। अच्छा। ताऊ जी हैं वो भी आर्मी में थे, आर्टी में। तो कुल मिलाकर के फौजी माहौल ही था वहाँ पे भी। तो हमेशा फादर को यूनिफॉर्म में देखा तो हमेशा यही था कि भैया जाना तो यहीं पे है। अब इतनी सारी जनरेशन जब पीछे देखता हूँ तो सारे फौज में थे, है ना, सिर्फ यूनिफॉर्म का कलर अलग अलग था। तो फिर मैं एक शेड रह गई थी, मैंने कहा आर्मी वाली मैं भी इसको पकड़ के देखता हूँ। तो ओवरऑल मतलब फौज के अंदर ये नहीं बोल लीजिए, आप ब्लड ग्रुप बोल लीजिए, वो अपना है ना थाई ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव जी। तो हमेशा से था कि भैया बिल्कुल ना फौज में ही आना है जी। तो इसलिए मैं फौज में आया यार।
हमेशा वही लाइफ देखी है अपने घर के अंदर भी और आसपास भी ना, माहौल वही दिखा है। जी, जी। फिर केवी में पढ़े, वहाँ पे भी जितने बच्चे आते हैं केवी में ज़्यादातर वही फौजी महकमे से आते थे, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ या अपना एयरफोर्स। जी, कुल मिलाकर के माहौल वही था फौजी, वेदर स्कूल के अंदर या कंटोनमेंट में या घर पे। जी। तो इसलिए फौज में आना तो और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में। एक यही चीज़ महसूस करी, यही चीज़ समझ में आती थी। राइट। हाँ। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूँ, इस बीच में पहाड़ों पे हिल यात्रा पे गया बहुत सारे स्कूल्स में, और ये हमारा तीसरा साल था। तो पिछले 2 साल से जब मैं बच्चों से पूछता था कि आगे क्या बनना है, हाँ। बहुत सारे बच्चे फौज के लिए हाथ खड़ा करते थे। हाँ। इस बारी थोड़े से कम खड़े हुए। तो मैंने पूछा क्या बात है यार, इस बार पिछली बार भी आपके विद्यालय में आया था, अग्निवीर को लेके थोड़ा सा बच्चों के मन में मुझे लगा कि वो कहीं डाउट्स हैं हल्के से। आप कैसे देखते हैं उसको? मैं इसको काव्य ऐसे देखता हूँ कि कोई भी चीज़ है, फौज में नहीं, मतलब लाइफ में हो, जनरल जी। समाज में हो, किसी भी तरह परिवार में, परिवर्तन जब भी आता है, कोई चेंज आता है ना, तो एक बार उसका रेजिस्टेंस पक्का होता है। हम्म। आपने घर में फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को बता रखा है कि ठीक है आपको आज़ादी, आप खेल सकते हैं, बट अचानक से एक दिन आप बोलें कि भैया 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, जी। तो जाहिर सी बात है बच्चा भी उस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, हम्म। है ना। रेजिस्टेंस होना लाजमी है। फिर एक कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर दुर्भाग्य बोल लीजिए या फिर अपना लैक ऑफ अवेयरनेस बोल लीजिए, कोई भी एक आप काम करते हैं ना, तो उसके लिए 4 लोग अगर जो उसके पक्ष में आते हैं ना, तो 10 लोग उसके खिलाफ भी बोलते हैं। जी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। ये बात आपका बिल्कुल ठीक है कि लोगों को इसके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं है। हम्म। अग्निवीर स्कीम क्या है, उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, हर एक आदमी का इंटरप्रिटेशन अलग है। जो आदमी कम पढ़ा लिखा है वो उसको अलग तरीके से देखता जी। है। जो आदमी फौज में नहीं आया वो भी इसके बारे में राय रखता है। हम्म। जो आदमी ओवर एज हो चुका है लेकिन उसको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है, तो वो भी उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश कर रहा है। हम्म। अगर उनको इतना है तो या तो भैया उन्होंने फौज में सर्विस करी हो या उनको नॉर्म्स पता हो। एक स्क्रिप्ट लिख करके नेताजी को किसी ने दी है, वो तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से पेश करता है। किसी चीज़ में अगर आप नहीं है तो आप बता सकते हैं इसमें सुधार कैसे किया जाए, वो भी एक ऑप्शन है। बट लेकिन सिर्फ दंगे कर देंगे, गाड़ी जला देंगे, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। मैंने ये सब होते हुए देखा अग्निवीर के नाम पे। हम्म। सिंपल सी बात तो ये है कि अग्निवीर जो है एक स्कीम है ना। जी। कुछ चेंजेस आई है फौज लेकर के। फौज को अपना काम पता है, इतना तो फौज को ग्रांट करना चाहिए। फौज को ये ना पिछले हफ्ते तो खड़ी हुई नहीं है, आज़ादी के टाइम से है, बहुत जंगें लड़ी हैं फौज ने, नतीजा अच्छा निकाल के दिखाया है। बॉर्डर को हर जगह प्रोटेक्ट कर रही है। जब आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि रात को सो सकते हैं कि फौज अपना काम जानती है, तो फौज की मुझे लगता है इतनी काबिलियत तो है ना, जो हायरार्की है, स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, कि फौज एक पॉलिसी बनाने की जानकारी रखती है। पॉलिसी सही गलत हो सकती है। अगर कोई पॉलिसी गलत है या उसके अंदर कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके जो आर्टिकल्स हैं वो तक चेंज हो जाते हैं, देयर इज ए प्रोसीजर कि इधर आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, इतने वोट आएंगे तो वो भी चेंज हो जाता है आर्टिकल। अब रूल्स वो भी चेंज करते हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी स्कीम है, अभी नई नई आई है, एक बार इसको होने दीजिए ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट। जैसे जैसे कुछ लॉट्स आएंगे, कुछ जाएंगे, है ना, उसके बाद फौज दोबारा इसको रिव्यू करेगी। हो सकता है इसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ हो सकता है शायद नहीं आए, बट वो ग्राउंड रियलिटीज़ के आधार पे होगा। फौज करेगी, फौज को अपना काम आता है ना। सही है या गलत है ना, अग्निवीर के लिए सिंपल सी बात है, इट्स वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। मेरे घर में कोई न्योता लेकर के नहीं आया था कि आप फौज में आइए। फौज में कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि हर घर से जाना पड़ेगा। मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है, आपकी इच्छा है। अगर आपको पसंद नहीं है आप मत जाइए, अगर आपको पसंद है तो जाइए। एक वॉलंटियर आदमी है ना, अगर आप खुश होकर के नहीं जा रहे फौज में तो फिर आपसे काम भी ठीक नहीं हो पाएगा, और जान देना तो बहुत दूर की बात। अगर कल ड्यूटी की लाइन में अगर मौका पड़ गया तो जो आदमी जज्बाती है, महसूस करता है, और जिसमें वो है जज्बा कि मुझे जाना है फौज में, मैं अगर होता मैं वे पॉलिसी नहीं देखता। मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे भैया एक रैंक चाहिए कि मुझे सिपाही बनना है फौज में, है ना। फौजी आदमी है, चाहे जवान हो चाहे ऑफिसर हो, टैंक चला सकता है। बाकी कितना अमीर आदमी हो टैंक नहीं चला सकता। ट्रेनिंग देने के बाद में हथियार जिम्मेदारी का काम है, फौज बताती है। हथियार का लाइसेंस बनवा सकता है, बट सामने भी एक गलत आदमी को ठोकने का लाइसेंस सिर्फ फौज देती है आपको। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं ना, नथिंग कम्स फॉर फ्री। हर एक चीज़ के लिए साथ में ना कुछ आता है, तो कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती हैं। एक बात बताता हूँ आपको, फौज में जब आते हैं, चाहे जवान हो चाहे ऑफिसर हो, मैं डायरेक्टर रिक्रूटिंग भी रहा हूँ, जब आप आते हैं फौज के अंदर तो जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके जब्त हो जाते हैं। आपने कभी किसी फौजी को देखा है कि मैं अपना सर्विंग पर्सनल को कि मैं जंतर मंतर पे बैठ करके मोर्चा खोलूंगा, है ना, मैं किसी भी नेता को, अपना फर्स्ट सिटीजन को कुछ भी गाली दे दूंगा पब्लिक में, कह सकते हैं इन द नेम ऑफ, है ना, पावर ऑफ, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फौजी आदमी को ये हक नहीं है, बिकॉज ये जब्त कर लिया जाता है आपसे। आप वो बात बोलेंगे जो आपको सिखाई गई है, जो सही है, जो लीगल है। मैं एसएस ऑफिसर हूँ, शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्रॉम ओटीए। मेरे साथ में बहुत सारे लोग आए थे, 5 साल के लिए आया था।
5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, सरकार ने मुझे कोई दावा नहीं ठोका था कि 5 साल के बाद में आपको नौकरी पे पक्की दी जाएगी, ठीक है? ये चीज़ मेरे पे भी लागू थी, सिर्फ 4 की बजाय 5 साल था। 5 साल, उसके बाद में ये चेंज हो गया, नॉर्म 10 साल पे आ गया, अभी 11-14 साल में पहुँच गया। बट इतनी सर्विस के बाद में भी 11 साल के बाद में भी जो आदमी छोड़ के आता है, 14 साल के बाद में भी ऑफिसर छोड़ के आता है, तो उसको भी पेंशन नहीं मिलती है। आप बोल रहे हैं कि 4 साल में पेंशन दे दीजिए, आपको लगता है जायज़ बात है? मैं 5 साल में था, मेरे साथ वाले बहुत लोग हैं जिनको परमानेंट कमीशन नहीं मिला या उन्होंने छोड़ दिया अपनी खुशी से, बट उन्होंने तो कोई मोर्चा नहीं खोला। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो फौज में होकर के, सीनियर रैंक में भी होकर, जिन्होंने इतनी हल्की बात करी है कि जवान का कर रहे हो तो ऑफिसर का क्यों नहीं कर रहे। फिर मैंने स्टेटमेंट भी दी थी, फौज का काम होता है जोड़ना, ना कि तोड़ना। जवान है तभी ऑफिसर का वजूद है, ऑफिसर है तभी जवान है, एक दूसरे के पूरक हैं, मिल के काम करना चाहिए। तोड़ना तो कभी सिखाते नहीं, बट अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों ने ऐसी भी स्टेटमेंट दी, फिर मैंने उसके रिबिटल दिया था कि मैं गलत बात है, फौज जोड़ना सिखाती है। मतभेद है लेकिन आप उसको मनभेद में कन्वर्ट मत कीजिए, आपका जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, बट गलत बात है। तो ये तो पहले से भी थी पॉलिसी। जो एसएस ऑफिसर्स थे वो आज की तारीख में भी 14-15 अपना साल में, इनफैक्ट अगर एक ऑफिसर 19 साल में भी छोड़ देगा 20 साल की मैंडेटरी सर्विस से पहले, तो उसको भी लागू नहीं है। ठीक है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे है कि हमें पेंशन दे दीजिए। हर आदमी पेंशन की मांग करेगा, मैं ये नहीं कह रहा पेंशन देनी नहीं चाहिए, बट मैं कहता हूँ मांगने से आज तक किसी को क्या मिला है? हर चीज़ कमानी पड़ती है, आप कमा लीजिए। आप पहले फौज में आइए, अब काम अच्छा कीजिए। आप काम अच्छा करेंगे, दूसरों से बेहतर अपने आप को साबित करेंगे, डेफिनेटली आप परमानेंट कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में सारे आपके इंटाइटलमेंट है, आप कमा लीजिए, मांगिए मत। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगता है तो आइए, नहीं पसंद तो मत आइए। बट किसी चीज़ में, स्कीम में बुरा बताने से या कमी निकालने से ना ये साबित नहीं होगा कि सामने वाला सही है। काम ठीक होना चाहिए, तभी साबित कर पाएंगे कि मैं ठीक हूँ। ये मेरा टेक है। बिल्कुल। आप जब फौज से बाहर निकले हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। हाँ जी। कितना इम्पोर्टेंट है कि जो आप अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं, हाँ जी। क्योंकि आपको एक समाज तैयार करता है, वापस आके कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए? बहुत ज़रूरी है यार लाइफ में ना, व्हाट गोज अराउंड व्हाट दैट कम्स अराउंड। लाइफ में आप जैसा करेंगे घूम फिर के वापस आता है। बट उम्र के साथ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी ना डाइट भी कम हो जाती है, आपकी ज़रूरतें भी कम होने लगती हैं लाइफ के अंदर, है ना। पहली चीज़ें आदमी सोचता है हर चीज़ में भागत, ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा ऐशो आराम चाहिए, कुछ नया ये कर लूँ, प्रॉपर्टी बना लूँ। पर जैसे उम्र बढ़ती है तो आदमी को ये भी लगता है कि थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान कर लेना चाहिए, घर पे ज़्यादा समय बिताना चाहिए, पहले घर से बाहर भागता है। जो कुछ किसी के पास में है ना, वो थोड़ा सा सम पोर्शन ऑफ दैट शुड गो बैक टू सोसाइटी, मेरा बहुत मानना है। भाई कोई आदमी सक्सेसफुल है लेकिन आपने 4 लोगों को नहीं बताया कि भी कैसे आपका तरीका था काम करने का, ताकि 4 लोग और कामयाब हो, फिर वन इज़ नॉट सक्सेसफुल। किसी ने अपनी बहुत अच्छी बॉडी बनाई है लेकिन किसी और को नहीं सिखाया। आप इतने अच्छे से बातचीत करते हैं ना, यू आर गिफ्टेड विद वर्ड्स। बैठे-बैठे है ना बातें बनाते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं। ठीक है, सियाचिन में बैठे हुए है ना आदमी है जो कह रहा है कि जब तक धड़कन है, इंटरनेट है, भई हम आपको सुनते रहेंगे, है ना? आपकी आवाज़ से फ़र्क पड़ रहा है। बट लेकिन 4 लोगों को आपने बोलना नहीं सिखाया और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाए, ठीक है? तो फिर मुझे लगता है कि कहीं रह गया। आई एम श्योर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप 4 लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हो। यू आर ऑलरेडी गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। आपने एक चीज़ बताई कि एक आंटी हैं जो है ना, ट्विटर पे उनका कमेंट आया था, वो घास काटने जाती हैं इन सम एरिया, यू नो। आप उतनी दूर उनके पास पहुंचे और उनकी स्टोरी लेकर के आए। यू नो, यू आर डूइंग समथिंग बट इट इज़ थीम बेस्ड, समथिंग इज़ गोइंग बैक टू द सोसाइटी। ये मेरा मानना है कि जो आप करते हैं ना, कुछ ऐसा ज़रूर जाना चाहिए, यू नो। बहुत छोटे-छोटे यंगस्टर्स हैं मैंने देखा है जो आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं फॉर द सोसाइटी। एंड सोसाइटी में भी आप सोसाइटी का हिस्सा ही हैं, आप अच्छा करेंगे तो आप ही के लिए माहौल अच्छा बनेगा। करना चाहिए, समथिंग डेफिनेटली शुड गो बैक टू सोसाइटी। फौज से बाहर निकलने के बाद हाँ। कुछ 2-4 ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी ही हैं। एक तो मैं नहीं बदला मेरा एटीट्यूड नहीं बदला। अच्छा। ब्लड ग्रुप पहले भी है ना ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव था, अभी भी हाँ। ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव है। इनफैक्ट रंग और गाढ़ा हो गया है। अच्छा। पहले यूनिफॉर्म में फौजी था, अभी बिना यूनिफॉर्म के फौजी हूँ। हाँ। पहले मैं सिर्फ इकलौता फौजी था, अभी हर महीने दबा कर के फौजी तैयार करता हूँ, छोटे से लेकर के बुजुर्ग आदमी तक। माइंडसेट वैसा, एटीट्यूड, हैबिट्स, और हर एक को ये बताता हूँ। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी आज मैंने ये लिखा है नो, कि यूनिफॉर्म से, रैंक से, पोजीशन से कोई आदमी फौजी नहीं बनता। आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ आपको, मेरे स्टूडेंट है ना, जो फौज में मतलब रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गए हैं, बट एटीट्यूड आप देखेंगे बोलेंगे गजब सर, आर यू फ्रॉम आर्मी। आप हर स्टूडेंट को, मेरे को जिसको मिलेंगे, आपको ये डाउट आएगा कि आर यू इन सर्विस। एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। मेरा तो कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज ही हो गया मैं इतने दिन के बाद में फौज में बाहर आने के बाद, फिर किस बात का फौजी। फौजी आदमी कभी चेंज नहीं होता। तो घर में भी है, अभी दिन भर जय हिंद चलता रहता है कैंपस में, ठीक है।
कोई भी किसी चीज़ के लिए बोलता है सर ये दिक्कत वो दिक्कत, मैं सुनता ही नहीं। एक टाइम के बाद लोग दिक्कत बतानी बंद करते हैं। मैं फौजी आदमी दिक्कत नहीं देता किसी को, ठीक है, और दिक्कत मानता भी नहीं किसी चीज़ की। कम है तब भी खुश है, नहीं मिला तब भी खुश है, शिकायत नहीं करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो एटीट्यूड माइंडसेट वैसे ही तैयार करो। तो पहले कुछ लोग थे मेरे पास में, जब कंपनी कमांडर था मेरे पास में 100 लोग थे, जब नया आया होकर के कमीशन होके, बाद में सीईओ बना कमांडिंग ऑफिसर, तो मेरे पास 1200 लोग थे। अब बाहर आकर के मैंने लाखों की फौज खड़ी कर दी है, अपनी आर्मी खुद बना ली अभी मैंने, कुछ चेंज नहीं हुआ दोस्त। हाँ, वैसे के वैसा हूँ। मैंने सुना अभी भी जमीन पे सो जाते हैं। हाँ, मैं अभी भी सोता हूँ। मेरे स्टूडेंट से मैं बात कर रहा होता हूँ कई बार, है ना, कई बार बहुत मन बहुत हल्का करते हैं वो लोग, हर चीज़ शेयर करते हैं, लड़का हो लड़की हो छोटा बड़ा, मन की सारी बात बताते हैं। एंड कई बार इमोशनली बहुत हैवी हो जाता है मेरे लिए एब्जॉर्ब करना, बट दिन में कई सारे केसेस हो गए उनको सुनते सुनते, तो जहाँ मैं बैठा हूँ ना फर्श में, उधर ही सो जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नींद पहले भी आ जाती थी, ऑपरेशन में कब्रिस्तान में भी सोना पड़ा 2 बार, ऐसे ही मौके हैं, बहुत अच्छी नींद आती थी। सिर्फ एक सलूट मारा जाके कि भाई आप लोग यहाँ पे हैं, तंग करने नहीं आया, थोड़ी जगह चाहिए। तो बंदों ने बोला भी साहब जगह ठीक नहीं है, सब कहीं और सोते हैं। मैंने कहा भैया सारे सो ही रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ अ ट्रांजिट कैंप, ऑल दो दीवार छत नहीं है, बट जगह बहुत ठीक है। एक सलूट मारा, थोड़ी सी रिचुअल्स करी, प्रेयर, मैंने कहा जगह चाहिए रात को सोने के लिए, सो गए यार, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। रैंक और एनीथिंग वॉज इरेलीवेंट। पहले भी अपने जवान के थाली में खाना खा लेता था, अभी अपने स्टूडेंट के साथ खाता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाँ। ये कर्नल राजीव बोल रहे हैं या उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है? नहीं यार, कल राजीव इज स्पीकिंग थ्रू हिज एक्सपीरियंस। हाँ, ये मेरा तजर्बा ही है जो बोल रहा, मैं तो क्या ही बोलूंगा, मैं तो बचपन में अलग भाषा थी, बट अपने तजर्बे के आधार पे काफी आगे आ गया हूँ। कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ खराब हुई, कुछ बहुत अच्छी, कुछ बहुत खराब, है ना। लेकिन इतने साल में एक्सपीरियंस के आधार पे हर चीज में ना पॉजिटिव साइड ढूंढना सीख लिया है। कोई भी सिचुएशन दे दो, कोई भी चीज बता दो, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल दूंगा। आप कुछ भी आप ट्राई करके देख लो, बोल के देख लो, बातचीत के थ्रू या कुछ भी, मैं पॉजिटिव एंगल तो आपको दे दूंगा पक्का किसी भी चीज में। इस वक्त जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ जी, बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। हाँ, और हिंदुस्तान में बोर्ड एग्जाम मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हाँ, और जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं उनको आजकल तो होर्डिंग पे भी टांका जाता है कि 99% Yes. इस तरह से। और जिनके कम आते हैं वो बेचारे कहीं बहुत पीछे भीड़ में गुम हो जाते हैं। यस। कक्षाओं में पास होना और जिंदगी में पास होना, या कक्षाओं में फेल होना सब्जेक्ट्स के अंदर और जिंदगी में फेल होना, इसको कैसे आप बताना चाहेंगे, क्या सोचते हैं इस बारे में? इसके बारे में काव्य मैं ये सोचता हूँ कि देखो, स्कूल कॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक तरफ, लाइफ अलग एक तरफ, लाइफ से बढ़िया स्कूल यूनिवर्सिटी तो आज तक कहीं मैंने देखा नहीं है। दोनों में एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क है। आप स्कूल में किसी भी क्लास में, कॉलेज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ पे आपकी जांच कैसे होती है, पहले आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, रिवीजन कराई जाती है, मॉक टेस्ट होते हैं, और फिर उसके बाद में आपकी परीक्षा ली जाती है। बट लाइफ है ना, फंक्शंस अदर वे राउंड। लाइफ पहले आपकी परीक्षा लेती है और उसके बाद में फिर आप कुछ सीखते हैं। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लाइफ एग्जाम लेगी, आदमी पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, बट दोनों हालत में आप सीखोगे, उसकी गारंटी पक्का है। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अदर वे राउंड है। अगर आप पास हो जाएंगे तो जैसा आपने बोला, आपको बोर्ड पे टांग दिया जाएगा, है ना, और अगर आप फेल हो जाएंगे तो आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। नो वन इज बॉदर्ड अबाउट यू। इसलिए मैं पोस्टर्स इस्तेमाल नहीं करता। मुझे लगता है जब वो आदमी खुद ही हवा में टंगा हुआ है तो क्या फायदा। फोकस उस पर होना चाहिए जो आदमी पीछे रह गया, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता, हर आदमी सिर्फ बेच देता है। एंड आई डोंट सेल माई स्टूडेंट्स, आई डोंट सेल माई इमोशंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे मालूम है मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं। मेरी शर्त ये है कि मेरे को ढूंढ लो। वो कहते हैं बड़ी अजीब सा आदमी है, कहते हैं ढूंढ लो। सो लाइफ बहुत आगे है, अगर आप सिलेबस में ही आप सारी चीज़ ढूंढेंगे, किताबों में, टेक्स्ट बुक में, तो यू आर नॉट गोइंग वेरी फार। लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाएगी जिंदगी में। आजकल जब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में, हाँ जी, सुबह सुबह इंस्टा पे खोलते हैं तो पॉजिटिविटी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सफलता को सेलिब्रेट करने वाला जश्न, और एक दूसरी तरफ रह जाता है कि मैं ज़िंदगी में असफल हुआ और उसकी बात ही नहीं हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ सफलताओं की ही हमें कहानियां बतानी है, और दूसरा अगर आपसे पूछूं व्यक्तिगत तौर पे, कोई एक ऐसी असफलता, फेलियर, जो आपको लगता है बॉस ये फेलियर था बट मेरे लिए अच्छा था? मैं एनडीए का अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। अच्छा। मेरी मैथ बहुत कमजोर रही है हमेशा, बट मैंने उसमें भी बहुत सारे लेसन ढूंढे। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो उनको समझाता हूँ कि मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट है ना, बट एवरेज इसलिए बोलता हूँ ना, पढ़ाई में कमजोर नहीं था, बट मुझे पढ़ाई के साथ और बहुत सारी चीजें करनी थी, है ना। हाई जंप भी करनी थी, दौड़ में भी हिस्सा लेना था, गेम्स भी बहुत खेलनी थी, शरारतें भी करनी थी। सो ओवरऑल एक पैकेज चाहिए था लाइफ में ना। एंड आई थॉट कि भैया इतने नंबर आ जाए बहुत है, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, दूसरों को भी थोड़े मिलने चाहिए। बट मैथ्स कमज़ोर थी यार। बट मैं लोगों को ये नहीं बताता कि भाई मैथ्स कमज़ोर है, मजाक में कभी बोल देता, कोई बोलता नहीं सर मेरी मैथ्स कमज़ोर है, तो मैं कहता गुड, योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट जस्ट लाइक मी, है ना। बट एट द सेम टाइम मैं उनको बताता हूँ कि भाई कितने नंबर आए हैं,
तो कहते सर 75। मैंने कहा आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो? मैं गुड यार, आई यूज्ड टू सेलिब्रेट ना एट 34। मैं गुड, मेरे को ऑस्कर मिलना चाहिए मेरी परफॉर्मेंस के लिए। बट मैं उनको बताता हूँ, इस चीज़ का एहसास कराता हूँ कि मेरे फादर उतनी दूर से दिल्ली तक आते थे, धूप में बाहर खड़े रहते थे कि 3 घंटे एग्जाम देके आए, बेटा कैसा हुआ पेपर? मैं पापा अच्छा हुआ। कहते इसका क्या आंसर है? मैंने कहा पापा इसका ये है। बोले बेटा तो गलत है, आपका तो ये आना चाहिए था। और मैं देखता था उनकी तरफ, मैं अब व्हेन आई लुक बैक ना बड़ी उम्मीद से पूछते बेटा इसका आंसर ये तो बहुत सिंपल था। मैं पापा ये तो ये था। बोले बेटा ये भी आपका गलत है। बट डांटा नहीं उन्होंने। फिर 3 घंटे का एग्जाम देने गए। लाखों लोग आते थे। काबिलियत में तब भी थी, बट मैथ्स एक ऐसा चीज़ थी जो बीच में फंसी हुई थी। बट मैं उनको बताता हूँ जब आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, आपके पेरेंट्स आपके वेट करते हैं कि बच्चा कुछ करके आएगा। आप 75 में भी अपने आप को कमज़ोर मानते हो, मैं 34 में भी मैं मानता था मैं मजबूत हूँ। नंबर्स आर नॉट गोइंग टू डिफाइन मी, आई वाज वेरी क्लियर ऑन दिस। जिस दिन मैथ्स का बैरियर हटा और मेरे को एक चॉइस मिली कि यू कैन गो फॉर ओटी विदाउट मैथ्स, 21 डेज दिन रात काम करा मैंने अपने ऊपर। सोना कम कर दिया, खाना कम कर दिया, फाइनल एग्जाम्स थे, सब कुछ था। इनफैक्ट उसी दौरान मेरे को चिकन पॉक्स भी हो गया। लोगों ने बोला 10-11 दिन एहतियात रखनी होती है, रूम से बाहर नहीं आएंगे। मैं पॉसिबल नहीं है, पहला चांस है रगड़ दूंगा। ईंट लेके आया था, आई स्वेयर, पूरी शरीर पे, मतलब लोगों ने बोला निशान हो जाएगा। मैं कोई बात नहीं, जिसके निशान होते हैं वो भी फौज में जा सकते हैं, मैंने चेक किया। ईंट लेके जाट बीच के मैंने पूरी बॉडी पे रगड़ दिया, सारे फोड़ दिए हमारे पूरी तरीके से। मैं दिखी जाएगी, बड़े 1 घंटे में नहा धो के है ना बाहर था, मैं तैयारी करनी है। तो 21 दिन में मैंने क्लियर किया। तो मैं उनको बताता हूँ नंबर्स आर नॉट गोइंग टू डिफाइन एनी पर्सन इन लाइफ। आप इन नंबरों में ही फंसे रहोगे। 70, 75, 80, 99, 99 वाले कितने लोग हैं जो बेस्ट टॉप इंस्टीट्यूशंस में हैं, जहाँ पे मैंने लेक्चर लेके देखा है इवेंट्स में, एंड आई हैव सीन दे शेकन अप। कॉन्फिडेंस है ही नहीं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जवान भर्ती होता है, ठीक है, बट क्या गजब का कॉन्फिडेंस लेके घूम रहे हैं। कॉन्फिडेंस है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्स हैं, एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कल जिस स्कूल में मैं अभी हूँ, सेंट जोसेफ में, जहाँ पे मैं आया हूँ, छुटपुट बच्चों को मैंने बताया एग्जाम है, इट इज़ समथिंग लाइक 1600। आप 4 चक्कर लगाते हो, सबसे ज़्यादा जोर किस में लगाओगे? बोलो सर लास्ट चक्कर में। मैं गुड, और उसमें सबसे ज़्यादा जोर लास्ट 100 मीटर्स में। पूरे साल भर अगर पढ़ाई करिए, कान खुले रखिए, आँख खुली रखिए, सो दिस इज टाइम टू प्रूव। मज़ा आना चाहिए, एंजॉय करो एग्जाम को, ठीक है। लास्ट 100 मीटर जोर लगाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, नहीं आता है कॉमन सेंस के आधार पर कुछ ना कुछ लिखना है, लिखने का तरीका ठीक होना चाहिए, प्रेजेंट ठीक से करो अपना आंसर। तो एग्जाम को लेके घबराना नहीं चाहिए, कंपटीशन को लेके घबराना नहीं चाहिए। कंपटीशन उतना ही है जितना सीरियस आप लेंगे। आपने तैयारी अच्छी करी है तो फिर आप दूसरों के लिए खतरा होना चाहिए, दूसरों से आपको खतरा नहीं होना चाहिए। माइंडसेट चेंज कीजिए, जैसे नज़ारे देखने वैसे नज़र बनाइए, है ना। कर्नल राजीव हमेशा से इतने ही अव्वल थे जितना मैं सुन रहा हूँ अभी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट। हाँ, जूता फाड़ के जमीन में गया हुआ था मेरा कॉन्फिडेंस। 21 साल लगे मुझे खड़े होने में। 4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, नजर नीचे रहती थी जी। लेकिन अब लोगों को सिखाता हूँ, नजर सामने, आवाज ऊंची। मजाल अगर कोई गर्दन पकड़ के ऊपर हवा में लटका दूंगा अगर आवाज नीचे किसी की गई तो। आई लर्नड इट हार्ड वे। मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था। अभी कोई बोल देता ना सर आपकी तरह बनना है, मैं कोशिश करके दिखाओ, बन के दिखाओ मेरी तरह, मैं मार दूंगा जान से, मैं गाड़ दूंगा तुम्हारे वहीं पे। मेरे को कोई सिखाने के लिए नहीं था, तब मैं ऐसा बनाऊँ। अगर तुम्हारे को मैं खुद सिखा रहा हूँ और आप बोल रहे हो मेरे जैसा बनोगे, आप मुझसे बेहतर बन के दिखाओगे, देन आई विल फील प्राउड एज ए टीचर कि कुछ बनाया मैंने प्रोडक्ट। मेरे जैसे बन जाओगे फिर तो इट इज नॉट, आई एम प्रोफेशनली फेलियर। मेरे जैसा क्यों बनना है? बट बहुत जोर लगा मुझे यार, कोई ऐप नहीं होती थी, कोई यूट्यूब नहीं था, वो नहीं था। अभी क्या सीखने वाले जितने नहीं उससे ज़्यादा सिखाने वाले हैं आज की तारीख में मार्केट में। इट्स हाईली कमर्शलाइज्ड। सिलेबस कंप्लीट करना है तो स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, बिना कॉलेज एडमिशन जाए भी आपको 2 साल के लिए ना करा देंगे तैयार, एनडीए के लिए, इसके लिए, उसके लिए। बट अगर उससे ज़्यादा आपने पढ़ाई करनी है फिर आपको कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा। ये नॉर्म है आज की तारीख में। मेरे पास जितने पेरेंट्स आते हैं मैं मना करता हूँ उनको, डोंट डू दिस थिंग। 21 दिन में अगर मेरे जैसे एवरेज आदमी तैयार कर सकता है, आप 2 साल के लिए क्यों कोचिंग कराना चाहते हो अपने बेटे को? फालतू पैसा है आपके पास। अब अपने बच्चों को बताओ कि बेटा एक हो सकती हैं चीज़ें, घर पे बैठ के भी समझाता हूँ, घर पे बैठ के करो। स्कूल कॉलेज में जाओगे अपने दोस्तों के साथ तो सोशल ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होगा। एक कोचिंग सेंटर में 2 साल निकालोगे, क्या लाइफ जी फिर आपने 11-12 में? इट्स नॉट करेक्ट। कोई पनिशमेंट जो आपको याद आ रही हो जब कमीशन हुए? नहीं, उसके बाद कमीशन के बाद में पनिशमेंट नहीं मिली। मेरा काम कोई ऐसा नहीं रहा कि मुझे पनिशमेंट मिले, पर हाँ ट्रेनिंग के दौरान पनिशमेंट भी नहीं आया। एक मतलब इशू था जहाँ पे सीनियर ने मेरे को बोला था किसी अपने साथी को मारने के लिए, जो मैंने मना कर दिया, मैं सर हाथ नहीं लगाऊंगा। वो क्या रैगिंग वगैरह हो रही थी? हाँ उस टाइप से, यू कैन कॉल इट रैगिंग। तो क्या मतलब मेंटल एंड्योरेंस ट्रेनिंग थी जी। सीनियर का मूड था, उसने बोला कि भाई इसको मारना है, मैं नहीं मारूंगा। ही सेड आई एम सीनियर। मैं सीनियर जरूर हूँ बट आपकी रिक्वेस्ट गलत है।
रिक्वेस्ट कंसिडर बट नॉट एग्री टू, नहीं मारता। कहता मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं जो करना है मेरे साथ वो करो, चलेगा, बट हाथ नहीं उठाऊंगा। रीजन ठीक होगा तो आपसे पूछूंगा भी नहीं, वैसे ही ठोक दूंगा किसी को। जस्ट बिकॉज आप सिर्फ सीनियर हो और आप मेरे को बोल रहे हो करने के लिए, वो नहीं करूंगा, इतना कमजोर तो नहीं हूं मैं। तो पनिशमेंट मिली थी यार, पीछे पूरी पीठ पे पर पिट्ठू लगा के, छाती पे ईंटें लगा करके, नीचे पैंट में अपना रस्सी बांध के बाजुओं में या बदनी में ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बजरी डाल दी थी, और लेग अपसाइड डाउन रखा था पूरा। और जिद्दी आदमी मैं भी हूँ, पहले 2 हाथ पे खड़ा रहा, फिर 1 हाथ पे, फिर मुक्के पे आ गया, फिर कोनी पे आ गया, रात भर रहा, टांग नीचे नहीं आने दी, खूब पसीना निकला, दबा करके आंखें लाल हो गई, और लटका रहा 4 बजे तक। सुबह फिर सीनियर था, अगले दिन रोया सीनियर, कहता बहुत डीठ आदमी है यार, तेरी जगह मैं होता ना पक्का सॉरी बोल देता, मैं जब गलती करी तो सॉरी किस बात की। कहता सॉरी यार तेरे को रात भर, मैं कोई बात नहीं, हाथ पैर दिमाग सब मजबूत हो गया, टेंशन मतलब मुझे नहीं इतनी। तो वो एक मेरे को मिला था, बाकी अदरवाइज पनिशमेंट ऐसा नहीं है, गलती नहीं करी तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करता किसी से, फिर चाहे जूनियर हो सीनियर हो, बात ठीक होनी चाहिए, कारण ठीक होना चाहिए। अगर मैंने गलती करी है तो किसी का वेट भी नहीं करूंगा सीनियर का, मैं खुद ही आगे जाके बता दूंगा। एक बार हुआ था सिर्फ पीटी में आफ्टर कमीशन, ही देहरादून में, एंड 2IC थी, मैंने खुद उनको जाके बता दिया, सुबह लेट था पीटी में, एंड पहले एक बार मन में आया बताओ नहीं बताओ, मैं यार गलती है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो जाके बता दिया, जय हिंद सर, आई डन ए मिस्टेक, आई वाज मिसिंग फ्रॉम पीटी पीरियड, मैं सो गया था। तो उन्होंने एक बार दिया, बड़े हार्श लुक थी, इसे डोंट रिपीट, गो। और भी था साथ में एक और, जिसने बोला छोड़ो नहीं बुलाया तो क्यों जाना है, बट उसको बहुत पनिशमेंट मिली। यही सिखाता हूँ स्टूडेंट को, गलती करिए, फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट कर लो आप, बात वहीं खत्म, है नो, बट उसके सिवाय और कुछ नहीं। मेरे घर से दादा और नाना फौज में थे, नाना ने बताया कि फौज के अंदर लोग बड़े सख्त और स्पेशली उस तरह से। मेरे फादर ने कुछ समय पहले, अभी 2-3 साल पहले मुझे बताया कि मेरे दादाजी बड़े कूल थे, वो गाने वाने गाते रहते थे। वो बता रहे थे कि बरेली एक बार पोस्टिंग थी, तो तब यूपी उत्तराखंड एक होता था, और उनको भी नहीं मालूम था, छुट्टियों में गए होंगे तो किसी ने बोला अच्छा भगवत सिंह साहब के, अरे वो तो बड़े कमाल का नाटक करते हैं, गाना गाते हैं ऐसे। तो मेरे को खुद 2 साल पहले, मेरे दादाजी अभी 87 के हैं, मुझे अभी पता चला कि वो गाने वाने गाते थे और इस तरह से। आप लोगों के यहाँ माहौल कैसा रहता था? यार मैं तो वैसे भी गुरखा हूँ, है ना, भाई कर्मा एंड धर्मा, मैं गुरखा ओनली। गुरखास आर नोन फॉर दिस, एंड फौजी आदमी है ना कूल ही होता है, यू नो, जनरली फौजीज आर कूल, कोई भी ओहदेदार हो है ना, कूल ही मिलेगा। फौज में क्या, जितना भी बड़ा कांड हो जाए, आपको मालूम है चेन में इतने सारे लोग बैठे हैं, तो लोग आपका हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं जी। और मैं तो वैसे भी गुरखास में था, गुरखास में तो मतलब नाचना गाना, खुश रहना, माहौल बनाना, ये तो एक मतलब वे ऑफ लिविंग है उनके लिए। अब यहाँ चले जाइए मेरे यूनिट में, जाके देखिए आप, एक ढोलक दे दीजिए मादल पे, देखो पूरी यूनिट 1200 आदमी क्या रौनक लगाते हैं। तो मैं तो खुद ऐसा रहा है ना, मैं आई यूज्ड टू सिंग, मैंने कोई याद नहीं आता मैंने कोई फंक्शन छोड़ा जहाँ हाथ में माइक नहीं है, मैंने गाने नहीं गाए। कौन सा फेवरेट गाना है? फेवरेट तो नहीं यार, या मतलब माहौल के हिसाब से जो भी बना। कौन कौन से गाने चलते थे उस समय? एक तो ये था रात कली एक ख्वाब में आई, उसके बाद में नहीं, गा के कैसे सुनाया जाता है इसको? किसको, गाने को? गा के आप लगा दो, म्यूजिक कभी गा देंगे यार, इतना कोई शर्माने वाली बात ही नहीं। नहीं प्लीज। बाकी विस्लिंग करता था, वो भी मैं बहुत करता था, है ना। और एक मुसु मुसु हासी था उस समय गाना, हिंदी में भी था और नेपाली वर्जन भी था इसका। अच्छा। हाँ। एक आप लोगों का गुरखा का वो एंथम है ना, दैट वो राशन वाला एक सॉन्ग है कुछ? नहीं, दैट इज बदलू राम का, बदलू राम का जमी के नीचे, दैट इज ऑफ असम रेजिमेंट। अच्छा, असम का है वो असम रेजिमेंट का, बट इट गिव्स यू गूज बम्प्स, यू नो, जब आप इतने लोगों को थंपिंग करते हुए देखो। एंड उसकी भी स्टोरी है यार, आपको पता है? प्लीज प्लीज प्लीज। वर्ल्ड वॉर तुम्हें क्या था, जब यूनिट वहां चल रही थी तो लड़ाई चल रही थी, बदलू राम जी जो है उनका अपना वो उसके अंदर शहीद हो गए, बट जब अकाउंटिंग करते हैं पेपर के ऊपर तो उनका नाम लिस्ट से काटना भूल गया। CHM क्वार्टर मास्टर जो है, तो कंपनी क्वार्टर मास्टर उनका नाम काटना भूल गया, तो जो सप्लाई आती थी वो उनकी भी आती थी राशन पे, एक आदमी की ना एक्स्ट्रा आती थी, बट खाना उतना कंज्यूम होता जितने लोग ग्राउंड पे थे, उनका राशन इकट्ठा होता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया जहां पे ना कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई कि ट्रूप्स वर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ दैट लोकेशन एंड दे वर स्टक। खाना पीना रसद जो है वो भी खत्म हो गई थी। तो उस समय किसी ने बताया कि भाई ये राशन इतना सारा इकट्ठा हो रखा है और ये बचा हुआ है, वो बदलू राम जी का राशन था। एंड उस राशन पे फिर लिमिटेड टाइम जब तक वो लोग फंसे रहे ना, वो जितने फौजी वहां पे थे वो पूरे सस्टेन कर गए, अपना काम भी किया, लड़ाई भी लड़ी और बच भी गए। एंड तब से आया कि यार एक किसी ने गलती की थी, बट वो बहुत अच्छी गलती करी किसी ने, एंड इट वाज एन मैन हु इज गॉन, बट उनके नाम का राशन आया, एंड बदलू राम की वजह से इतने लोग जो हैं वो बचे और उन्होंने अच्छा मोर्चा संभाला और अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी वहां पे। एंड दैट्स हाउ इज नोन इन द हिस्ट्री एंड रिमेंबर, बदलू राम का बदन जमी के नीचे है। ग्रेट जोश टाइप है यार, यू नो। और आप लोगों का रेजिमेंटल सॉन्ग क्या है? रेजिमेंटल सॉन्ग हर एक यूनिट का अपना अलग होता है, यू नो, बट गुरखास आर वन, जिसके अंदर
रेजिमेंट के बाद में यूनिट वाइज भी है ना, लोग अपना अपना वो बनाते हैं सैनिक सेवा में, अच्छा। विद फ्यू पर्सनालिटीज है ना, कि कमांडिंग ऑफिसर है आज थोड़ा सा कुछ और है, बट 5 साल के बाद में ना कुछ नया बना दिया किसी ने, दैट कीप चेंजिंग। हाँ, ठीक है, बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी द फेवरेट सॉन्ग एंड द बेस्ट अपना रेजिमेंटल सॉन्ग फॉर मी, इफ यू आस्क फॉर एनी अदर रेजिमेंट, इज नेशनल एंथम, यू नो। जी, उसके आगे कुछ नहीं है। मतलब चंद एक सेकंड में वन थिंग, फौजी हो सिविलियन हो, बट इट गिव्स यू गूज बम्प्स। पूरे हिंदुस्तान को आप अभी चला दीजिए रेडियो पे, आदमी सियाचिन में खड़ा है, आपको दिख नहीं रहा, बट वो भी सावधान में खड़ा होगा, यू नो, किसी हुक्म की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट वो भी वो भाव को महसूस कर पाएगा आप अपने रेडियो एंथम पे, कि जब हम कदम करेंगे, करने से पहले नेशनल एंथम चलेगा। पूरे इंडिया को रोक सकते हैं आप इस धुन के ऊपर, कि 60 सेकंड के लिए भी, अब हम 52 सेकंड के लिए चला रहे हैं, एंड आप जहाँ पे भी हैं, सिवाय रोड पे बीच में ना खड़े हो जाए, आप करके देखिए, पूरा हिंदुस्तान रोक सकते हैं इस धुन के ऊपर। व्हाट बेटर ट्यून यू आर गोइंग टू फाइंड इन दिस। तो मेरे लिए तो यही है, भाषा रेजिमेंट बाकी से पहले, बट नेशनल एंथम इज द बेस्ट। बढ़िया। मेरी टीम को जब मालूम चला कि आप आ रहे हैं, आपको सब लोग देखते हैं, आपकी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, तो बता रही थी टीम की इस बीच आप मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है बच्चों को बहुत बताते हैं और बाकी लोगों को भी आप तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। कितना इम्पोर्टेंट है दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे स्वस्थ रहना? सारा खेल दिमाग का है काव्या, यू नो। कोई आदमी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, मैं देखता हूँ ना, अभी एक लेटेस्ट केस जो मैंने देखा है, 7 साल की बच्ची है, 7 साल। पहले मेरे को यकीन करना मुश्किल था, फिर मुझे लगा इतना एक्सप्रेस कैसे कर सकता है बच्चा, ऐसी अंग्रेजी कैसे लिख सकता है। अटेम्प्टेड सुसाइड। फिर मुझे आंटी का कॉल आया कि आपने ना एक बार ये बच्ची आपसे बात करना चाहती, मैं 10 बार करूंगा मैं, बट है ना इस तरह का कोई काम नहीं करना। एंड शी इज फ्रॉम अदर कंट्री, एंड मैंने उससे बात करी, समझाया, एंड अभी ठीक है, 2 मैसेज जाते हैं वहाँ से, 2 यहाँ से आते हैं, बट है ना 2 मैसेज से फ़र्क पड़ सकता है, तो वाई नॉट। बट स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा रीज़न देखा मैंने बाहर आकर के, छोटे बच्चे से लेकर के, एडल्ट से लेकर, यूथ से लेकर, बुजुर्ग आदमी, हर आदमी परेशान है। ज़्यादातर लोगों के पास में रीज़न है, और उससे ज़्यादा लोग वो हैं जिनके पास कोई रीज़न नहीं है, बट दे क्रिएटेड ए रीज़न फॉर देमसेल्फ। सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने ज़माने में लोग कम पढ़े लिखे थे, रिसोर्सेज कम थे, यू नो, फिर भी खुश थे। आज की तारीख में एसी, टीवी, रिमोट, है ना, मोबाइल, सब कुछ है, गाड़ी, बट परेशान फिर भी बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, बट फिर भी है ना मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है दिमाग। पहले लोग खुश थे, जैसे थे ना, जो पर्याप्त है वो पर्याप्त है। अभी बहुत कुछ होने के बाद में भी खुश नहीं है जनता। पहले पढ़ाई को एंजॉय करते थे लोग, है ना, नंबर्स की ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। 60% आता था, मोहल्ले में मिठाई बढ़ जाती थी। आजकल 98 पे भी बच्चे पिट जाते हैं पेरेंट्स से कि तुम लड़ी है ना 99 लेके आए, उनके बच्चों का देखो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले आदमी दुनिया अपनी नज़र से देखता था, ग्राउंड पे जाता था, जो देख कर के आया थोड़ा पेरेंट्स बताते थे, कुछ एक्सपीरियंस से सीखता था। आजकल सारी चीज़ मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे ही समझ लेता आदमी, उस नज़र से देखता है। अपनी खुद का जो नज़रिया है ना वो बहुत कमज़ोर हो गया है, बट जो लेंसेज लगा रखे हैं मीडिया का और सोशल मीडिया का ना, उसकी नज़र से देखता है। एक आदमी किसी 6 पैक्स बने हैं तो वो भी 6 पैक बनाएगा, वो प्रोटीन खाता है तो वो भी प्रोटीन खरीद कर लेके आता है। भाई जो ऐड कर रहा है उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बट घर पे है ना ग्वार, बाजरा, दूध, दही सब कुछ है, उसमें बहुत प्रोटीन है, बट वो नहीं खाएगा। वो कहता नहीं वही वाला प्रोटीन चाहिए। उसके पास पैसे भी कम है, बट घर से कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके यार, है ना, अलग तरीके से लेके वो प्रोटीन खाता है। छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस है, मार्क्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, रिजल्ट्स का, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मेंटल हेल्थ बहुत कमज़ोर है, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, है ना, लोगों को बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मतलब आप एक इशू बताइए जिसमें मतलब मेंटल हेल्थ में कमज़ोर नहीं, खास करके यूथ टुडे बहुत कमज़ोर है। मतलब मैं उनको समझाता हूँ यार, इतने बुजुर्ग लोग हैं, आप अपने दादा नाना उनको देख लीजिए, कितने साल उनकी शादी को हुए, कितने साल वो साथ रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, खेत में गांव में रह करके भी वो लोग खुश थे ना, कभी लड़ाई कोई अनबन देखी नहीं, और एकदम फ्री हैंड कि आपने जैसे रहना अपनी ज़िंदगी जियो। आजकल तो लोग 3 महीने में ब्रेकअप हो जाता है तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके हस्बैंड या वाइफ हाथ से छूट रहे हो। 7 साल तक लोग साथ में रहते हैं रिलेशनशिप में, शादी होती है 3 महीने में कोर्ट में खड़े होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग? रीज़न कुछ भी नहीं है। फिर उसका साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई थेरेपिस्ट के पास जाता है। आई फील यार, जब तक आप पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो ना, एंड यू आर जस्ट ए कस्टमर, वो आपको दवाइयाँ देता रहेगा, ऊपर नीचे होते रहोगे, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक लड़का है सूर्यकांत, उड़ीसा से, ही वॉज इन आई थिंक 4th or 5th बैच विद मी। उड़ीसा से आया था, कोरोना की वजह से 70% लंग फेलियर थे उस बच्चे के। आज की तारीख में वो वेट लिफ्टिंग में है, नेशनल्स में पिछली बार रनर्स अप था, नाउ ही इज गोइंग बैक अगेन विद मोर वेट। यस्टरडे ही कॉल्ड अप। मैं उसके फादर को बोला था, मैं आपका इकलौता बेटा है, यू नो, कुछ हो गया, मेरे पास में कुछ नहीं है यहाँ पे, बट
वहाँ से मैं शुरुआत की थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मेंटल हेल्थ एंड टुडे उसके 100% विदाउट एनी मेडिसिन सब कुछ कवर है। काम उस बच्चे ने किया, क्रेडिट गोज टू हिम, उसने मेरी बात सुनी जितना बताया था। बाकी रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, करियर को लेके, कॉम्पिटिशन को लेके, बच्चों के और माँ बाप के रिलेशंस उनको लेकर के, और दुनिया में तमाम तरह की चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेने का कोई अच्छा कारण मेरे को समझ में नहीं आता। स्ट्रेस है तो आप डायग्नोज कीजिए खुद कि भैया कारण किस वजह से है। काम भी आप करेंगे और बड़ा आसान सा है, कल परसों मैंने कहीं लिखा था, काम जो भी हो, प्रॉब्लम जितनी बड़ी हो, 3 ही तरीके हैं। पहला, महसूस कीजिए शिद्दत से कि भाई क्या है प्रॉब्लम, बजाय रोने के उसके। दूसरा, ओन इट, आप जिम्मेदारी लीजिए कि जो भी है ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, ठीक मुझे ही करना है। एंड थर्ड इज डू इट, कर दीजिए काम। कुछ करेंगे तो होगा नतीजा। कंडोलेंसेस देने वाला मैं लास्ट आदमी हूँ दुनिया में। मतलब मैं ऐसे भी केस देखता हूँ जहाँ पे मतलब किसी ने बताया कि सर आई हैव बीन मोलेस्टेड और रेप्ड 8 टाइम्स और 10 टाइम्स। महसूस करता हूँ, रोता भी उनके साथ में। मैं बड़ा, एक बात बताओ, पहली बार हुआ मैं समझ गया आपकी बात। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरी बार जब हुआ आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन। नो वन शुड डू दैट। मैं थर्ड टाइम, व्हाट यू हैव डन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, कुछ नहीं किया, देन डोंट कंप्लेन। अब चॉइस बड़ी सिंपल सी, या तो आप रो लो या फिर मुझे बताओ सर मुझे कुछ करना है, आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस, आई वांट टू लिव माय लाइफ, फिर मैं देख लूंगा। तो वो सुविधा मैं देता ही नहीं किसी को भी। कोई भी आदमी इतना कमजोर तो किसी को नहीं बना रखा, छोटा बच्चा हो चाहे जो भी। मैंने ऐसे देखे हैं जो 8th क्लास में पढ़ती है बच्ची, उसने अपने पूरे लिप्स काट लिए ब्लेड से, यू नो, घर के रीजन स्टेप में। कुछ ठीक हुआ? नहीं हुआ। पर लोग कंफर्म करते हैं, बोला नहीं सर मुझे आपकी बात समझ में आ गई, जब हम तकलीफ में थे हमें किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आज जब आपने इधर बताया, हमने कुछ काम किया, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो उसके बाद में सर अभी लोग है ना आहा के पूछ रहे हैं हमारे को। मैंने कहा आप लोग तब कहाँ थे जब हम तकलीफ में थे। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है यार। एक लाइफ है, ले देखे आपके पास में, मेरे पास में, है ना। चॉइस बड़ी सिंपल सी है, या तो आप खुश रह लीजिए, कुछ कर लीजिए अपने लिए। आपने बोला थोड़ी देर पहले गिविंग बैक टू सोसाइटी। जब आपके पास में खुद के पास में कुछ नहीं है सिवाय स्ट्रेस के और टेंशन के, आप सोसाइटी को क्या दोगे? कैन यू गिव समथिंग? नो। इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, अपने आसपास लोगों को खुश रखना है, तो निहायत ही ज़रूरी है पहले आप है ना खुद को खुश रखना सीखिए। आप खुद ही खुश नहीं हो तो दूसरों को क्या खुश करोगे? आप दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हो, आप खुद मोटिवेटेड नहीं, कैसे करेंगे? तो फर्स्ट प्लीज मोटिवेट योरसेल्फ। एक लाइफ है, आई बिलीव, है ना, गदर से गदर हो जाए उसमें भी है ना मजे कर लेने चाहिए आदमी को। मतलब मैं तो खुश हूँ, जंगल में छोड़ दो, अकेले छोड़ दो, कुछ भी। कोई बोलता है सर अकेले रह के मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कम ऑन, है ना। लोनलीनेस इज नॉट अबाउट लैक ऑफ कंपनी, इट इज लैक ऑफ पर्पस। कोई काम नहीं है आपके पास ढंग का, अच्छा काम कर लो, कुछ मजे आ जाएंगे लाइफ में। तो मेंटल हेल्थ पे यार काम करना बहुत जरूरी है टुडे, है ना। पीपल शुड रियलाइज दिस। पैसा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो सब बाद में तभी एंजॉय कर पाएगा आदमी जब मेंटल हेल्थ ठीक है। दिमागी संतुलन ही आपका दाएं बाएं जा रहा है तो आप क्या एंजॉय करेंगे? तो आप सभी लोग उत्तर का पुत्र पॉडकास्ट पर इस वक्त ये बातचीत को देख रहे हैं और ओहो रेडियो पर सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट की जब शुरुआत हुई थी, ये कहते हैं ना एक सुखद इत्तेफाक कि आज आप इसके दूसरे एपिसोड में हैं, और पहला एपिसोड जो हमने शूट किया था वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर के साथ। आई नो। तो मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था, एसोसिएशन आपका उनके साथ। हाँ, सर को याद नहीं होगा बट एसोसिएशन है जी। हम लोग 15 कोर में पोस्टेड थे। सर वॉज BGS दैट टाइम। जैसे घुसते थे हेडक्वार्टर में तो नीचे घुसते ही पहले हमारा ऑफिस था और उसके ऊपर सर का ऑफिस होता था। वेरी फन लविंग पर्सन, हमेशा खुश रहते थे, हंसी मजाक बहुत करते थे। इनफैक्ट उन दिनों हमारे कोर कमांडर बड़े गुस्से वाले थे। सर है ना बैलेंस आउट करते थे, बफर फैक्टर। ही यूज्ड टू टेल ये भी मैं करता हूँ। एंड कुछ आई स्टिल रिमेंबर है ना, उन्होंने कुछ वो रखा हुआ था, एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था जिसपे कुछ सर लिखते थे कि भाई गड़बड़ करी किसी ने, माइनर मिस्टेक्स अप टू मेजर, बॉटल ऑफ बियर, है ना, आपकी गलती है तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। एंड अगर कर्नल तक गड़बड़ होगी तो है ना दिस बॉटल ऑफ अपना विस्की, एंड अपना अबव रैंक अबव अगर गलती करिए तो देन बॉटल ऑफ स्कॉच, एंड एक से ज़्यादा गलती करिए तो उसके बाद में ये है। एंड यूज्ड टू रिवाइज द रेट्स। बट माहौल बड़ा वो अच्छा बना के रखते थे सर ना। हम लोगों को लगता था यार जो भी हो, सर की कॉन्फ्रेंस में यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि सर के पास चल रहे हैं ना भाई, थोड़ा हंसी मजाक होगा तो थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, बाकी की जगह अगर कहीं गए तो ये प्रसाद मिल सकता है। तो सर को याद नहीं होगा बट मैं सर को मिलूंगा अभी आने वाले दिनों में, पक्का पकड़ूंगा, सरप्राइज दूंगा सर को। सर का यंगस्टर रहा हूँ मैं, बिकॉज कोर हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा होता है। GS ब्रांच जो होती है वो सबसे बड़ी ब्रांच होती है। तो बहुत सारे और ऑफिसर्स थे, सर को नहीं याद होगा यकीन तौर पे, बट मुझे याद है ना। जूनियर सीनियर को जल्दी याद रखता है, सीनियर शायद भूल जाए। तो मिलूंगा सर से मैं। सरप्राइज फॉर हिम। जी। आपके बारे में एक और चीज हमारी टीम कह रही थी कि
बोले कि मेरे को कह रही थी कि आप तो चश्मा आगे से लगाते हैं और अजीब सर पीछे से। तो मैंने कहा क्या लगता है क्यों लगाते होंगे? बोले ना फौजियों की 4 आँखें होती हैं। ऐसे बाहर बात चल रही थी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नहीं यार 4 तो नहीं है, भगवान ने 2 दी थी एंड 2 पर्याप्त हैं यार। हाँ जी। एक्चुअली क्या है, मैं कभी चश्मा लगाने की आदत रही नहीं कब अच्छा। है ना? एंड कुछ चीज़ें हैं जो बार-बार भूल जाता हूँ। भूल जाता मतलब कहीं भी रख देता हूँ। चाबी, वॉलेट, चश्मा, ये 3 चीज़ें ख़ास करके। तो चश्मे के लोगों ने ऑप्शन दिए कि सर इसको यहाँ पे रख लो। मैंने बोला नो आई लुक बड़ी डोप टाइप है ना, नहीं रखना इधर। फिर किसी ने बोला सर वो लगा लो है ना आप यू इसमें स्लिंग्स आते हैं। मैंने कहा हाँ। नो, वो भी खराब लगते हैं मुझे। आई डोंट गेट अ गुड फील। तो हाथ में रख लो, उधर रख लो, मैं नो। फौजी यूनिफॉर्म में तो बड़ा सिंपल सा था, साथ में पॉकेट होती है, यहाँ टांग दो। तो आई डिवाइस्ड ए मेथड फॉर मी कि मैं चश्मा उल्टा लगाऊंगा। हाँ। अभी मुझे क्या कहीं पे भी हूँ मुझे पता होता है ये कहीं नहीं भागने वाला। दौड़ने भी जा रहा हूँ चश्मा ऐसे है और जब यूज़ करना है तो आई जस्ट ब्रिंग इट है और जब यूज़ नहीं करना तो पीछे है। हाँ। ये मैं मतलब क्या ज़रूरत आविष्कार की जननी है ना, ये मेरी ज़रूरत थी तो मैंने आविष्कार कर दिया। स्वैग भी है इसमें। नहीं लोग बोलते हैं बट यार स्वैग नहीं है। आई एम द लास्ट पर्सन है ना हु विल डू एनीथिंग फॉर स्टाइल और स्वैग, यू नो हाँ। इट इज़ मोर ऑफ कन्वीनियंस। हुँ। क्योंकि ढूंढने की जरूरत नहीं है, कवर नहीं चाहिए एंड इट फिट्स। बट कई पेरेंट्स की शिकायत आती है हुँ। कि सर मेरा बेटा नालायक, आप फोन करके मुझे बात करने का सिर्फ ओनली मुद्दा यही है, इसको समझाइए हुँ। चश्मे पीछे नहीं लगाएगा, इसे आपको देख देख के 4 तोड़ दिए, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ। ये अगली बारी मेरे से पिटेगा। फिर मैं बताता हूँ, कहते सर ये मेरा गिर जाता है हर बारी। आई डोंट नो बेटा, अब इसकी कोई ट्रेनिंग तो है नहीं है ना, आई डिवाइस फॉर माई कन्वीनियंस, आप अपना तरीका ढूंढ लो। हाँ। हाँ। तो सर जो हैं शक्कर जो है ज़्यादा लेने वाले सर हैं। आम तौर पे उनको देख के लगता होगा कि ये तो चाय पीते नहीं होंगे, ग्रीन टी वाले होंगे ये, या पानी जो है कितना दे- ये जो एक वो चला रखा है कि 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर टाइप्स, ऐसा या मतलब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उतना पानी पीना है? मैंने बोला ना जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हर हुँ। एक चीज है ना बड़ी ब्यूटीफुली डिजाइंड है। जी। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप 6-7 लीटर एक दिन में कंज्यूम कीजिए, वो हुँ। बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना हुँ। आपको पीना है। हुँ। आप बोलो मैं 15 लीटर अपना पी लूंगा, किडनी फेलियर ही हो जाएगा आपका। तो हुँ। सी किडनी डज व्हाट इट फिल्टर्स ओनली। आप फिल्टर हुँ। में एक से ज्यादा पानी डाल दोगे तो क्या ओवरफ्लो करेगा? हुँ। हुँ। फिल्टर उतना ही कंज्यूम करेगा। हुँ। हुँ। जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी होनी चाहिए, उससे हुँ। ज्यादा आप जो भी करेंगे एन ओवर ऑफ एनीथिंग, हुँ। एक्सेस इज बैड ओनली। हुँ। तो हुँ। नहीं पीना चाहिए। हुँ। बट हाँ, पानी लगातार पीना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज। अगर आप पानी लगातार पीते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, स्किन अच्छी रहेगी, अब टेक्सचर अच्छा रहेगा, दिमाग सही रहेगा, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, तमाम तरह के फायदे हैं। वाटर तो कुदरती तौर पे अपने आप में एक थेरेपी है। जी। पानी पीने का अगर तरीका ठीक हो, लोग पी करके प्यास लगती है तब पीते हैं, हुँ। प्यास बुझाने के लिए। प्यास बुझाने के में तो चॉइस थोड़ी है आपके पास, तो मजबूरी में पी रहे हो आप। हुँ। रूटीन में आप सुबह उठते हैं तो एक गर्म पानी आपको गिलास पी लेना चाहिए। हुँ। सोते समय भी रात को है ना एक थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर एक गिलास पी लेना चाहिए। हुँ। हार्ट अटैक के आपके चांसेस कम हो जाएंगे। हुँ। ये साइंस कहती है, ये मेडिकल हुँ। कहता है। हुँ। बट कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं खाली पेट पानी पीना चाहिए नो, सुबह रिचुअल्स में आपको आसानी रहती है। हुँ। बट कितने लोग पे है, ये डिसिप्लिन की बात है, नहीं कर पाते ज़्यादातर लोग। हुँ। 6 से 7 लीटर बुनियादी ज़रूरत है। हुँ। उसके बाद में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव पीता है तो फिर तो उतना अगर कर रहा है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हुँ। पसीना निकाल रहे हो, देन इट इज डिफरेंट थिंग, अदरवाइज इट कैन हार्म आल्सो। हुँ। तो ये जो नया भारत है, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वाला भारत बन रहा है। हाँ जी। तो शुरुआत हमने करी थी आध्यात्मिक इंटेलिजेंस से, हाँ, और अब आर्टिफ़िशियल तक पहुँच गए हैं। हाँ। इसको कैसे देखते हैं और फ़ौज में कितना काम आता है एआई? देखो 2 चीज़ें हैं यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम जिसमें आर्टिफिशियल भी है ना? एंड हुँ। इफ यू क्लेम कि यू आर इंटेलिजेंट, आई डोंट बिलीव इन आर्टिफिशियल थिंग्स। इंटेलिजेंट यस, बट इंटेलिजेंट आदमी काम करने से बनता है। हुँ। ऐप है, साइंस है, टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल बनाई तो आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने ही है, जी। इंसान ने। अब उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, फ़र्क वहाँ पे पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के कोई सोशल मीडिया पे ना ज़्यादा लाइक्स या फॉलोवर चाहता है, वो एक इस्तेमाल है। हुँ। कोई साइंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो अच्छा है। फ़ौज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम रोल अदा करती है आज की तारीख में। हुँ। देयर आर सर्टेन ऐप्स वेयर आई हैव सीन, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी पोस्ट पे अगर ऑपरेशन करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है ना, आप गॉगल्स लगा लीजिए एंड यू कैन हैव ए 3D इन अ डायमेंशनल व्यू ऑफ दैट पोस्ट, ऑफ दैट एरिया, आप देख सकते हैं। अब नीचे से ऊपर का व्यू और ऊपर से नीचे का व्यू ले सकते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेरेन, हुँ। कि कैसा दिखता है, काम कैसे करना है। तो आपको चीज़ें समझने में आसान रहता है, ऑपरेशनल प्लानिंग करने में सहूलियत रहेगी, ऑप्शन जनरेट करने में आसानी रहेगी। बट जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, एट द एंड ऑफ द डे आई विल स्टिल से द बेस्ट थिंग है ना, इज टू हैव फेथ ऑन योर ओन आइज। हुँ। जो चीज़ आंख से देखी हुई है ना और ग्राउंड पे देखी हुई है, वो बहुत ज़्यादा है। एक इंटेलिजेंस एक टाइम के बाद में काम नहीं करेगी। बैटरी खत्म हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठ जाएगी। नेटवर्क नहीं मिला तो हो सकता है रह जाए, इक्विपमेंट खराब हो गया तो रह जाए। बट अगर आप अपने भरोसे काम कर रहे हो, आपके हाथ में हथियार है, आप इलाके के अंदर हो, तो अपने आँख, कान, नाक
ठीक है, आप इन पे भरोसा रखो, है ना, एकदम ऑर्गेनिक, ये आपको बचाएगी। मतलब फौजी में मैंने तो यही सीखा है भाई, एक जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, आपके पास डिवाइसेस थी ना, नाइट विजन डिवाइसेस, आप गॉगल से देख रहे हो रात को, थर्मल इमेजेस आपको दिख रही हैं, बैटरी खत्म होगी, एल्टीट्यूड में हो, बर्फ है तो और जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगी बैटरी। बट एक टाइम बैठे हो जहाँ पे नेट नहीं आ रहा, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, बैटरी भी डाउन होगी, सो व्हाट यू डू इन द नाइट, आपको दिखना भी बंद हो जाता है एक टाइम के बाद में, अंधेरे के अंदर आप कुछ नहीं देख पा रहे। सो आंख बंद करके पूरा फोकस ये होता था कान से ना कि कितना सुन सकते हो। एक पत्ते पे भी किसी ने पैर रखा है तो है ना, यू नो एग्जैक्टली कि हाँ कुछ है आसपास, देन यू स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली। कोई स्मेल भी आती है किसी की, कोई 10 दिन से नहाया नहीं आदमी, बट आपके आसपास है कोई और चीज़, सो यू नो एग्जैक्टली स्मेल है, आसपास कोई चीज़ है, यू नो। आप अपनी इंद्रियों पे काम कीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी चीज़ है, बट अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, बट आजकल तो किसी को कुछ बना के दिखाया जाता है, गलत काम करेंगे तो फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं टेक्नोलॉजी का, पद्धति का। बट साइंस के लिए, रिसर्च के लिए, ऑपरेशन इलाके से लिहाज से करेंगे फौज में इस्तेमाल, तो बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में आए। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास वहां हूं जहां पे आप That बच्चों will be को an तैयार honor. कर रहे हैं। आई विल शो यू लाइफ। बिल्कुल। मैं आपको, इफ यू कम देयर विद मी, आई विल शो यू लाइफ, है ना, रनिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, ऑफ ऑल एज, ऑल शेड्स ऑफ इमोशंस, ह्यूमन, एवरीथिंग। आई विल शो यू पीपल लाफिंग, क्राइंग, प्लेइंग, एवरीथिंग। जी। आप सारी चीज देखोगे अपने आप, you know, and maybe once you walk out and you will walk with certain experiences, certain lessons, जी। and with a heavy heart, but बिल्कुल। with a happy heart. हाँ? आया मैं यहाँ देहरादून में था, यहाँ पे ना जी। मैंने कुछ चीजें देखी यहाँ पे कि मैं ऐसा करूँगा करके, बट somehow it did not work out. फिर यहाँ से मैं जा रहा था वापस रास्ते में, and I took a break in this school, सेंट जोसेफ स्कूल में छोटमलपुर में। वहाँ पे एक्सपीरियंस एंड वाइब्स वर वेरी डिफरेंट। छोटे छोटे बच्चे थे रेड कलर के कपड़े में, और वो एकदम से आके उन्होंने हक कर लिया। एंड देन उसके बाद में आई सॉ द प्रिंसिपल एंड एवरीवन। एक चीज मुझे क्लिक करी कि ना, हर एक आदमी के बारे में पता है आपको ना, एवरी स्टूडेंट है ना, देयर फैमिली बैकग्राउंड वाज ऑन द टिप। आई हैव नॉट सीन, आई हैव बीन टू लॉट मेनी प्लेसेस। सो उसके बाद फिर मैं वहीं पे रह गया। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओनली, एंड देयर मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यूपी में पहुंचूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि आई बिलोंग टू माउंटेन्स एंड हिल्स। जहाँ पहाड़ है ना, वहाँ मुझे लगता है मैं होम, मैं घर पे हूँ हमेशा से ही। मेरा घर भी ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ पहाड़ी हैं। बट छुटमुलपुर पहुंचा, वहाँ पे मैंने कोई बात नहीं है ना, इट इज द पीपल हु मेक प्लेसेस। लोगों से जगह बनती है, जगह से लोग नहीं बनते। तो मैं वहीं पे रुक गया। एंड आई थॉट कि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना अगली बारी, तो उसका नाम सोचा मैंने, छुटमुलपुर जगह है, आई थॉट इसका नाम रखेंगे गैंग्स ऑफ छुटमुलपुर, है ना, एपिसोड 1 सीजन 1। छुटमुलपुर इज नो लॉन्गर इज गोइंग टू बी छुटमुलपुर, है ना, विल मेक बड़मुलपुर आउट ऑफ इट, डेफिनेटली विल क्रिएट लाइफ देयर। पहाड़ ज्यादा दूर है नहीं है वहां से। आई नो, मैं आता रहूंगा यहाँ पे, एवरी मंथ आई एम गोइंग टू कम विद माय एंटायर टीम। जी। जितने स्टूडेंट्स आएंगे ना यहाँ पे, तो वन डे आई प्लान्ड इन अ मैनर कि मैं हर महीने पक्का जो बैच होगा 100% लेकर के आऊंगा उनको। एंड इफ यू वांट टू सी व्हाट आई हैव ट्रेन्ड देम, आपके ऑफिस के बारे में रोड पे लाइन अप कर दूंगा मैं यहाँ पे 100 आदमी, एंड दे विल बी प्रैक्टिसिंग लेक्चर इट एंड एवरीथिंग। यू सी हाउ दे परफॉर्म आफ्टर 21 डेज। जी। आप भी मेरे पास आना, मैं अपनी फौज लेके भी यहाँ पे आ जाऊंगा आपके पास में, है ना? नहीं, 100%। और ये ऑनर है सर, ऑनेस्टली। आप जब आए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपके देश भर के रहे, और इतना बढ़िया तरीके से आपने, आई एम श्योर जितने लोगों ने इसको देखा होगा, देखेंगे, आगे सुनेंगे रेडियो के ऊपर, उनको भी मजा आएगा, और हम बार बार आपसे मिलते रहेंगे। पक्का। एंड थैंक यू वेरी मच, आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट योर कंसेप्ट, योर टीम, द वाइब्स, एंड जो आपने रखा है ना नाम, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो आपने उसमें बोला है, क्या बोला है आपने उसके अंदर, सोच लोकल, अप्रोच ग्लोबल। मैं उत्तराखंड हूँ, पहले उसमें आता मैं समय हूँ, आता ना महाभारत में, मैं उत्तराखंड हूँ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई विश यू योर एंटायर टीम लॉट्स ऑफ सक्सेस, है ना? थैंक यू एंड टू एंटायर पीपल ऑफ उत्तराखंड, एंड आई लव देम सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू।